कुछ नहीं है, ख्याति जो है केवल एक आपसी सहमति के आधार पर नए साझेदार से ली जाएगी। नए साझेदार से जो ख्याति ली जाएगी, इसके अलावा एक चीज और बता दें पहले आपको, यहां से अधिलाभ से वार्षिकी के आधार पर, वार्षिकी के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन हो जाता है। ख्याति का मूल्यांकन हो जाता है। वार्षिकी क्या होती है? 1 रुपए की वैल्यू दी होती है। ये प्री एंड पोस्ट दो प्रकार से होती है, प्री से और पोस्ट से। प्री का मतलब पहले से, दशमलव में दी हुई होगी, और ये पोस्ट बाद में, इसमें 1 रुपए से अधिक होगा, 1 रुपए से अधिक होगा। ये ध्यान रहे, ये 1 रुपए से कम होगा, 1 से कम होगा और 1 रुपए से अधिक होगा। तो ख्याति का मूल्यांकन हमारे पास अगर अधिलाभ के वार्षिक आधार पर करते हैं तो उसके लिए वार्षिकी का फॉर्मूला और लग जाएगा। अगर 1 रुपए से कम है, ख्याति बराबर सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी। एन्युटी मीन्स वार्षिकी जो आपको दे रखा है, ये प्रश्न में दिया हुआ होगा, ये चीज प्रश्न में एन्युटी के लिए दिया हुआ होगा और एन्युटी की वैल्यू भी प्रश्न में दी हुई होगी। और यहां पर अगर 1 रुपए से अधिक है, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी, ये अगर 1 रुपए से अधिक है तो यहाँ गुडविल ये आ जाती है। तो गुडविल यहाँ पर तीसरा आधार अधिलाभ का आधार पर है, ये अधिलाभ की वार्षिकी आधार पर इस प्रकार से लैंग्वेज दे देगा वो आपको, तो ये आधार हमारे पास ख्याति का होता है। अब है ख्याति, जो नया साझेदार ख्याति लेकर आता है, जो नया साझेदार ख्याति लेकर के आता है, उसका बंटवारा ख्याति जो नए साझेदार के द्वारा लाई जाती है, उसका बंटवारा बिल्कुल एक तरफी बात है, बिल्कुल 2 शब्दों में बात खत्म हो जाती है, त्याग के अनुपात में होगा। बस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक चलता है। इंडियन ये कंपटीशन के क्वेश्चन भी हैं कि ख्याति का बंटवारा पुराने छात्र कैसे करते हैं, तो उसमें त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात कहां से आएगा? जो हमने कल नया अनुपात निकालना सिखाया था आपको, उस संदर्भ में त्याग का अनुपात वहीं से निकलेगा। ये त्याग का अनुपात यहां नहीं निकलेगा, त्याग का अनुपात नए अनुपात से आएगा। नए अनुपात में त्याग का अनुपात, उस त्याग के अनुपात के आधार पर ही ख्याति का मूल्यांकन बंटवारा जो है कर दिया जाता है। त्याग के अनुपात की जैसे ए और ब 3 अनुपात 2 के साझेदार से 1/6 भाग के लिए साझेदार आता है। ख्याति का मूल्यांकन 36,000 रुपए किया गया, तो सै का भाग कितना होगा? सै का भाग 36,000 में 1/6 होगा, सिर्फ 6,000 रुपए। और ये 6,000 रुपए ए और ब अपने त्याग के अनुपात में बांटे। त्याग का अनुपात नहीं दे रखा तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है, कल भी बताया गया था कि 3:2 जो उनका पुराना रेशियो है वही त्याग का अनुपात मान लिया जाता है। होता भी वही है, वो प्रूव कर दिया जाता है कि ए और ब हमारा तो त्याग का अनुपात में इसकी जो 6,000 रुपए है
वो 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर दिया जाएंगे। तो 6000 इंटू 3/5 3600 और 6000 इंटू 2/5 बराबर 2400। तो यह अनुपात यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर इसी क्वेश्चन में मैं आगे लेता हूँ, हल्का सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रश्न को चेंज करते हुए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ए और बी, एक फर्म में 3:2 के साझेदार से 1/5 भाग के लिए ए द्वारा बुलाया जाता है। जिसमें बे की भी सहमति थी, जिसमें बे की भी सहमति थी। अब 3:2 यहां बुलाया किसे और ख्याति का मूल्यांकन, तो वही कर देते 36,000 कर देते हैं। तो 36,000 इसमें से की ख्याति कितनी हो जाएगी? से की ख्याति हो जाएगी 36,000 का 1/5, 36,000 का 1/5 बराबर 7200 होंगे। अब प्रश्न ये है कि 7200 डिवाइड होंगे, बिल्कुल 100% होंगे। ये मैं पहले इंडिकेट कर चुका हूं कि 100% होंगे। किसमें डिवाइड होंगे? जो त्याग करेगा, जो त्याग करेगा। त्याग किसने किया है? त्याग किया है एन ने। ध्यान दें, जो त्याग करेगा, त्याग किया है एन ने। तो अतः 7200 रुपए ए के खाते में, पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहां सिंपली सर दोनों में कंपैरिजन देख लीजिएगा। दोनों में कंपैरिजन क्या है? दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों में कंपैरिजन देखिएगा। ए और बी 3:2 के साझेदार थे। यहाँ पर भी यहाँ से आया था 1/6 भाग के लिए, लेकिन नाम क्लियर नहीं था कि कौन लेकर आया है, किस भाग के लिए लेकर आया। ये तो क्लियर है, कौन लेकर आया है ये क्लियर नहीं है। तो अब ये क्लियर नहीं है, तो हमने कल आपको बताया था कि इसमें जो ओड रेशो होता है उसको सैक्रिफाइस रेशो मान लिया जाता है। और अगर इसको नए अनुपात के आधार पर हम कैलकुलेट कर दें तो 3:2 ही आएगा। तो से का भाग ए और बी को 3:2 में डिवाइड कर दिया गया। इसी प्रकार से कंपैरिजन देखिएगा, कंपैरिजन में ए और बी 3:2 को साझेदार में इस बार किसने बुलाया? से ए ने बुलाया। 1/5 भाग के 36,000 का 1/5 बराबर 7200 रुपए केवल ए ने। तो इसलिए ए के पूंजी खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। तीसरा पार्ट हम देखते हैं, और एक थर्ड पार्ट, तीसरा सेम क्वेश्चन में, ऊपर वाले ही क्वेश्चन में ए और बी एक फर्म में 3:2 के साझेदार से 1/5 भाग के लिए आता है। से ने अपना हिस्सा किसे लिया? 60% तो ऐसे लिया और 40% वैसे लिया। तो इसका मतलब 1/5 का 60%। देखिएगा 1/5 का 60% ये ऐसे लिया है, ऐसे। तो बराबर कितना आ गया? 0 से कट गया 0 और 3/25 ये ऐसे लिया है। वैसे कितना लिया है? वैसे कितना लिया है? 1/5 का 40%। तो ये आ गया हमारे पास 0 से कट गया 0, 2/25 अर्थात 3:2 में, 3:2 में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ख्याति जो इस बार बटेगी वो 3:2 में बटेगी।
ये विशेष ध्यान है। तो ये कंपैरिजन है हमारा, ये जिस प्रकार का अनुपात त्याग में आएगा उसी त्याग के आधार पर ख्याति को बांट दिया जाए। नेक्स्ट, अब तमाम सहमति हमारी हो जाती है, जितनी भी हमारे पास सहमति थी वो तमाम सहमति हमारी हो जाती है, जितनी भी सहमति हमारे पास आती है वो तमाम सहमति हो जाती है। अब तमाम सहमति से पहले या बाद में बात आती है नए साझेदार की पूंजी। नए साझेदार की पूंजी फर्म में क्या होगी, पूंजी क्या होगी, नए साझेदार की भी और पुराने साझेदार, दोनों ही बातें। नए साझेदार तो अपना हिस्सा नकद लाकर देगा ही, लेकिन बात अगर कहीं अटकती है पुराने साझेदार भी अपनी पूंजी को एडजस्ट करो, समायोजित करो, तो पुराने साझेदार को पूंजी को समायोजित करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यह बता दिया जाए कि पूंजी व्यापार में रखने का दो आधार होते हैं, एक स्थिर आधार और एक अस्थिर आधार। एक अस्थिर, जब हम स्थिर आधार वाली, तो क्वेश्चन हमारा ऐसे चल रहा है आपस में जो एडजस्टमेंट पूंजी क्या होगी, नए साझेदार की पूंजी क्या होगी, पुराने साझेदार की पूंजी क्या होगी, तो उसके बीच में क्वेश्चन क्या अटकता है कि पूंजी किस प्रकार से रखी जाएगी, पूंजी क्या होगी और पूंजी किस प्रकार से रखी जाएगी, किस प्रकार से रखी जाएगी, स्थिर आधार पर या अस्थिर आधार पर। अगर स्थिर आधार पर रखी जाती है तो कैपिटल फिक्स कर दी जाती है, कैपिटल फिक्स कर दी जाती है और बाकी का बैलेंस सहमति के आधार पर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर ये सहमति नहीं है, सहमति निकालने की है या लाने की है, सहमति दो चीजें हो सकती है, तो नकद ले जाओ करंट अकाउंट, सहमति नकद लाने, कैश लाने और कैश को ले जाने की है तो भी। और ऐसी कंडीशन में याद रहे करंट अकाउंट नहीं बनेगा। करंट अकाउंट केवल तभी बनेगा जब कैपिटल फिक्स हो, कैश की सहमति ना हो, तो बनेगा करंट अकाउंट। यहां पर करंट अकाउंट बनेगा, तो करंट अकाउंट बनेगा कहां पर, जहां हमारी कैपिटल फिक्स कर दी जाएगी और सहमति ये होगी करंट अकाउंट बनाने में निकट भविष्य के लिए। और दूसरी सहमति क्या होगी कि करंट अकाउंट नहीं चाहते साझेदार, सभी साझेदार सहमत हैं कि हम जो है नगद लेकर आएंगे, नगद लेकर जाएंगे, इसे बोलते हैं हमारे पास स्थिर आधार वाली पूंजी। अब है अगला पार्ट हमारा अस्थिर आधार वाली पूंजी। अस्थिर आधार वाली पूंजी क्या होती है कि जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट होती है वो सीधे कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को प्रभावित करती है, प्रभावित कर। ये हो गया अस्थिर आधार वाली पूंजी जो है सीधे कैपिटल अकाउंट को प्रभावित करेगी। आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। नए साझेदार की पूंजी क्या होगी, पुराने साझेदार की पूंजी क्या होगी। फिलहाल हम नए साझेदार की बातचीत करते हैं। नए साझेदार जो भी पूंजी लाकर देगा, जो भी पूंजी लाकर देगा उसे कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल
न्यू पार्टनर्स फॉर कैश ब्रॉड, कैश ब्रॉड। क्लियर? ये तमाम कल से लेकर अब तक जो हमारे दो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 है हमारा एडिशन ऑफ पार्टनर का, ये एडिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक नंबर 2 है। कल से लेकर अब तक जितनी भी हमारी समस्या है उसको समरी बना लेते हैं, एक बार उसको समरी बना लेते हैं और उस समरी के आधार पर आपको पूरा करते हैं। समरी क्या है? नए साझेदार का आना, बहुत सिंपल समरी है। नए साझेदार का आना। नंबर 1, सभी साझेदारों की सहमति होगी, सभी साझेदारों की सहमति। सभी साझेदारों की सहमति होगी, त्याग वो करें या ना करें। कौन त्याग करेगा, कौन त्याग नहीं करेगा, वो सब लिखित में चलेगा। उसके बाद संपत्ति का मूल्यांकन। संपत्ति के मूल्यांकन में कल बताया गया था 2 प्रकार से हो सकता है, डिक्रीज और इंक्रीज, कमी और वृद्धि। कमी अगर होगी तो हानि होगी और वृद्धि अगर होगी तो लाभ होगा। और दोनों ही कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को पूरा किया जाए, दोनों ही कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को पूरा किया जाए। नंबर 3 पर दायित्व का मूल्यांकन, दायित्व का मूल्यांकन। इसमें डिक्रीज उसी तरीके से या संपत्ति में और इंक्रीज, लेकिन अब डिक्रीज होने पर यहां पर ये उल्टा हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, क्योंकि यहां हमारा डेबिट बैलेंस चल रहा था, कल भी जिक्र किया गया था और आज भी बताया जा रहा है ये क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास। तो जब ये रिवर्स आ गया तो इसकी लाभ और हानि भी रिवर्स हो जाएगी, तो ये लाभ होगा और यहाँ ये हानि होगी। ये हमें कम भुगतान करना पड़ रहा है इसलिए लाभ हो जाएगा, यहाँ हमें ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है इसलिए हानि हो जाएगी। और इसको भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही पूरा करेंगे, इसको भी हम पुनर्मूल्यांकन खाते से ही पूरा करेंगे। हानि चाहे यहाँ पर हो और चाहे हानि यहाँ पर हो, दोनों ही कंडीशन में हानि अगर है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। मोटा बंडा ध्यान रखना। इसके बाद ये लाभ यहां पर है, रिवैल्यूएशन पर ये लाभ हो गया हमारे पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। यहां लाभ हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तीसरा, चौथा देखिएगा, रिजर्व फंड, सामान्य संचय, और लाभ। पुराने साझेदार बांटेंगे, पुराने साझेदार बांट लेंगे। इसका भी ध्यान रहे, इसका भी जो लाभ या हानि फाइनल होगा, तो फाइनल लाभ हानि होगा उसे भी पुराने साझेदार बांटेंगे, नए से कोई मतलब नहीं इसका, बांटेंगे। नंबर 5 पर गुडविल ख्याति, आपसी शर्तों के आधार, आपसी शर्तों के आधार।
ठीक है। नंबर 6 पूंजी का लाना, पूंजी का लाना। तो ये टॉपिक हमारा आज यहाँ दूसरा टॉपिक है। कल तीसरे टॉपिक को चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इसको प्रश्न में एडजस्ट किया जाता है। धन्यवाद।